Okay, good afternoon, everyone. We are covering our polity classes. I have already uploaded 7 lectures, and now it is our 8th lecture. And now in today's class, we are covering directive principle of state policy, and we will also look at the fundamental duties. Before starting, let us have the sequence what I have already covered in the previous classes. अगर previous classes की बात करें तो देख हमने जो शुरुआत किया था, we are studying Indian polity and in constitution. अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आप देखोगे अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड ईच ईयर। मेंस के अंदर बात करें तो अराउंड 100 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिल जाएगा फ्रॉम द सेक्शन ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जीएस पेपर 2। इतना आपको ब्रॉड आइडिया होगा। अब हमने जब शुरुआत करी थी लेक्चर 1 ऑलरेडी मैंने आपको ग्रुप में दे दिया है और ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, एक बार वो चेक कर लेना। 7 लेक्चर्स आप फिनिश कर लीजिए, उसके बाद में फिर आप 8 वाले से कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने शुरुआत करी थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 1950 में हमने इनेक्ट कर दिया था। 1950 में रिपब्लिक डे 26 जनवरी ये सब आपको पता है। तो 26 जनवरी 1950 के पहले किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बैकग्राउंड क्या है, किस बेसिस पे बना, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और किस तरीके से बना, कौन थे फॉर्मेशन करने वाले, इस कमिटीज क्या क्या थी। तो वो जितना भी सीक्वेंस है वो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको बहुत सारे जो एक्ट्स मिलते हैं दैट हैज बीन ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, 1919, 1935, ये सब जितने भी आपको एक्ट मिलेंगे वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर करते हैं और यहाँ पे आपको पॉलिटी में भी कवर होता हुआ मिल जाता है। हिस्ट्री का भी पार्ट है, पॉलिटी का भी पार्ट है। पॉलिटी का पार्ट इस तरीके से कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें से हमने डायरेक्ट अडॉप्ट की है। ठीक है, इसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के आ गया, हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसके ब्रॉड आइडियाज क्या है, उसका ब्रॉड फीचर्स क्या है वो हम समझ रहे हैं। ब्रॉड आइडियाज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ओवरऑल अगर आप देखोगे ब्रॉड तरीके से ऊपर ऊपर बर्ड्स आई व्यू देखोगे तो आपको कौन कौन से फीचर्स उसके देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स है वो हमने देखा था। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें ब्रॉड आइडिया पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इंडियन स्टेट को, इंडियन एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को और लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर रही है। क्या वो फ्लेक्सिबल है, क्या वो रिजिड है, किस तरीके का मॉडल आपको देखने को मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने फीचर्स देख लिया था। कहाँ से कौन सी चीज बोरो करी है वो सब भी हम देख चुके हैं। इसके बाद में आपके पास आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। कॉन्स्टिट्यूशन इज अल्टीमेटली अ बुक। बुक है जिसके अंदर आपको बहुत सारी लॉज के बारे में, बहुत सारे आर्टिकल्स, रूल्स वगैरह सब आप जो कह सकते हैं वो लिखे हुए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक, इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ मतलब हर लॉ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर डिराइव करता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब ये जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने देखा होगा बहुत बार पार्लियामेंट के अंदर भी और अंबेडकर जी के हाथ में भी आपने देखा होगा जो बुक रहती है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने पूरा ब्रॉड आइडिया पढ़ लिया, उसके बाद में जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को खोल रहे हो तो पहला पेज आपके पास में आता है दैट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज ऑल्सो नोन एज द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे आपको प्रतिबिंब दिख जाता है व्हाट इज कवरिंग व्हाट हैज बीन कवर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो प्रीएम्बल से आपको पता चल गया। आपने प्रीएम्बल पढ़ लिया, हमने भी देखा था प्रीएम्बल किस तरीके से उसके अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, सोवेरिन, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी जैसे वर्ड उसके बाद में ऐड हुए हैं इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। कोई बता पाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कौन से ईयर में आया था? सॉरी, 1976 में आया था, 78 में आया था, बताइए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976। ओके, 76 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके अंदर प्रीएम्बल में किस तरीके से अमेंडमेंट हुए और आज का प्रेजेंट डे प्रीएम्बल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने लास्ट टू लास्ट ईयर इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा था कि 1950 में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोल के देखोगे तो आपको प्रीएम्बल किस तरीके का दिखेगा, उसमें कौन कौन से वर्ड इंक्लूड मिलेंगे। तो वो यूपीएससी ने इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था।
देन इसके बाद में आप प्रियम्बल के बाद में आप स्टार्ट करते हो आर्टिकल से। आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 हम जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो शुरुआत के आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे, वो बताते हैं यूनियन। ये जो हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया क्या है, व्हाट इज इंडिया। तो इंडिया क्या है, किस तरीके से बना है, उसकी टेरिटरी क्या है, उसका एक्सपांशन क्या है, वो सब आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। हम बोलते हैं ना इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इस तरीके से जो अलग अलग आपको एक आर्टिकल्स के अंदर लाइन मिल जाएगी, वो सब आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4 आपको देखने को मिलते हैं। अब आप समझ में आ गए किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जब आप खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के बारे में बात हो रही है। इंडिया को, तो इंडिया क्या है, इंडिया को पहले उन्होंने डिफाइन कर दिया। डिफाइन किस तरीके से करा, टेरिटरी के थ्रू। अब टेरिटरी के थ्रू डिफाइन कर दिया, उसके बाद में बोला कि टेरिटरी पे कौन से लोग रहेंगे, टेरिटरी पे कोई ना कोई तो रहेगा, तो वो जो रहने वाले लोग हैं दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 5 to 9 11 आपको सिटीजन के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन होता हुआ मिलता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बारे में अलग अलग चीजें हमने देखा है कि किस तरीके से सिटीजनशिप एक्ट हुआ है, और उसके साथ में अभी लेटेस्ट में भी अमेंडमेंट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और उसके अंदर आपने अलग अलग इश्यूज लेटेस्ट में राइज होते हुए मिले थे। तो वो पार्ट हो गया सिटीजनशिप का। हमने उसको करंट के साथ में भी इंटरलिंक किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करंट के भी इंटरलिंक देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको एक ब्रॉड आइडिया तो समझ में आ गया होगा कि सिटीजनशिप किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फिर आप जैसे ही सिटीजनशिप आ गई, मतलब आपने बता दिया कि हु आर सिटीजन, हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ दिस टेरिटरी दैट इज कॉल्ड इंडिया। उसके बाद में आप देख रहे हो कि अब जो सिटीजन है उनके पास में कुछ राइट प्रोवाइड किए गए हैं। वो राइट क्यों प्रोवाइड किए गए हैं, वो राइट इसलिए प्रोवाइड किए गए ताकि जो स्टेट है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो पावर के अंदर बैठे हुए लोग हैं, या फिर जो पावर के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, जो वहां पे बैठे हुए हैं, द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो कोई भी एक्शन आर्बिट्ररी न ले। आर्बिट्ररी मीन्स अपने मन अकॉर्डिंग न ले, अपने विम्स एंड फेंसिस के अकॉर्डिंग न ले। आर्बिट्ररी एक्शंस को रोकने के लिए फंडामेंटल राइट बताए गए हैं कि ये जितने भी सिटीजन है दे हैव सम फंडामेंटल राइट्स, और वो फंडामेंटल राइट्स का यूज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के आपको जो देखने को मिलते हैं दे आर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पता चल गए हमें आर्टिकल 12 से 35 के अंदर, वो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका नुकसान होगा आज अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल गया 35 से, और इसके बाद में आप नेक्स्ट पेज पलटाते हो इन द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में अगला पेज आता है तो आर्टिकल 36 आ जाता है वहाँ पे। आर्टिकल 36, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 36 to 51 आपको मिल जाता है डीपीएसपी। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, ऐसे प्रिंसिपल जो डायरेक्ट कर रहे हैं स्टेट पॉलिसी को। अब स्टेट जो है वो पॉलिसीज बनाएगा, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, वो क्या बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, अलग अलग नियम बनाएंगे, अलग अलग कानून बनाएंगे। तो वो अलग अलग नियम कानून जो है जब वो बनाएंगे, तो वो बनाते समय कौन कौन से प्रिंसिपल्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, वो ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जो उन्हें ध्यान में रखना है, जो उनके पॉलिसीज को डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो तो वो जो मेन रहता है, किस तरीके से आप नेविगेट कर रहे हो, डायरेक्शन को नेविगेट कर रहे हो, तो डायरेक्शन देने वाला जो डायरेक्ट करता है वो वाले प्रिंसिपल कौन से हैं, दे आर कॉल्ड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको आर्टिकल 36 to 51 देखने को मिल जाएगा जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि स्टेट पॉलिसी बनाते समय कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल ध्यान में रहते हैं, तो इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरालिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज है वो इंटैक्ट रहती है। ठीक है, और सामने वाला जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, दे आल्सो हैव सम क्लैरिटी रिगार्डिंग व्हाट थिंग्स, व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाई फ्रेमिंग द स्टेट पॉलिसीज। तो ये किसके अंदर हो गए, ये हो गए डीपीएसपी के पार्ट हो गए, आर्टिकल 36 to
51। और अभी हम इन डिटेल उसको कवर करते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर अलग अलग चीजें, कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, कौन कौन से सेक्शंस और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हैं। एक बार यहाँ पे टेक्स्ट देख लेते हैं। प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल के बाद में हो गया फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हो गया डीपीएसपी, उसके बाद में हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स के बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे, और उसके बाद में मौका मिलेगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी देख लेंगे। दिस इज अवर लेक्चर 7। ठीक है, अब देखो प्रियम्बल के अंदर किसकी बात होती है? प्रियम्बल के अंदर मोरल फिलोसॉफी की बात होती है। प्रियम्बल एक ब्रॉड आइडिया बता रहा है हमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर किसी को पता है क्या प्रियम्बल के अंदर जो फर्स्ट लाइन आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बताइए। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, 5 आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे। Sovereign, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. और इसमें कौन कौन से वर्ड बाद में ऐड हुए हैं, बोलिए। Secular, integrity, and socialist. सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वो बाद में आपको लाइन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 वर्ड आपको याद होने चाहिए। धीरे 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 2-4 बार आप पढ़ते जाओ प्रियम्बल, और वो याद हो जाएगा। वो इम्पोर्टेंट है, वो जितनी भी प्रियम्बुलर वैल्यूज है दे आर इम्पोर्टेंट। ये आपको पता चल गया। प्रियम्बल से आपको मोरल फिलोसॉफी पता चल रही है, किस तरीके से मोरलिटी की आपको यहाँ पे एक ब्रॉड आइडिया पता चलता है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर लीगल राइट्स, लीगल तो है ये, मतलब कहीं ना कहीं लीगल है, इसके साथ में दे आर ऑल्सो फंडामेंटल। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड फंडामेंटल। लेकिन फंडामेंटल है ये, लेकिन उसके पीछे लीगल बैकिंग भी आपको ये देखने को मिल जाती है। आप सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 32 अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आप देखोगे डायरेक्टिव गोल्स आपको देखने को मिल रहा है, किस तरीके से डायरेक्ट कौन कौन से गोल्स है जो हमें किस डायरेक्शन में लेके चलना है पॉलिसीज को। इसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आपको सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिल जाएगी कि भाई जो यहाँ पे सिटीजन्स है और जो यहाँ पे पर्सन रिसाइडिंग इन द इंडिया, व्हाट आर द ड्यूटीज दे हैव टू प्ले, वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज वाले पार्ट में देखने को मिल जाता है। ये एक ब्रॉड आइडिया हमने देख लिया। नाउ स्टार्टिंग विद द डीपीएसपीस। देखो, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर मीनिंगलेस एंड राइट्स विदाउट गोल्स आर डायरेक्शनलेस। राइट्स विदाउट ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो हमारे यहाँ पे इंक्लूड है इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट्स आपको कोई दिए गए हैं लेकिन ड्यूटीज नहीं है, तो वो मीनिंगलेस हो जाती है वहां पे बात। और वैसे ही राइट्स विदाउट गोल्स, आपका कोई गोल ही नहीं है लेकिन आपको राइट दे दिए है कि ये आपके अधिकार है, ये आप इस तरीके से अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, उसके बारे में आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन राइट्स आपको दे दिए लेकिन विदाउट हैविंग गोल्स, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मेन एम क्या है, व्हाट इज द पर्पस, वो नहीं रहेगा तो आपको डायरेक्शनलेस देखने को मिलेगा। देयरफॉर अंबेडकर जी बोलते हैं कि राइट्स भी होने चाहिए और गोल्स भी होने चाहिए। राइट्स विद गोल्स आर क्रिटिकल फॉर द पॉलिसी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये राइट्स भी होने चाहिए, गोल्स भी होने चाहिए। इसी के बीच में आपको डिबेट देखने को मिलेगी, बार बार होती थी। कहाँ पे? बार बार आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी डिबेट्स देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में जब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके बाद में बहुत बार ऐसे बहुत सारे केसेस गए थे जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते थे, बट एट द सेम टाइम वो डीपीएसपी को ब्रीच कर देते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि डीपीएसपी के जो ऐसे कानून बनते थे वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर देते थे। तो बहुत बार ऐसे अप एंड डाउन, कभी फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी मिल रही है, कभी डीपीएसपी को प्रायोरिटी मिल रही है। ठीक है, स्टेट ने क्या करा है, स्टेट अपनी पॉलिसी बना रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स दिए उसके हिसाब से, लेकिन वो बनाते समय बहुत बार फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो जा रहा है। तो स्टेट
कि अगेंस्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग जाते थे कि हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो डीपीएसपी बता देता था कि मतलब गवर्नमेंट बता देती थी कि हम तो अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी काम कर रहे हैं, लेकिन उसी समय फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो जा रहा है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और टसल चलती रहती थी। धीरे 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 टसल में कभी फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी मिलती, कभी डीपीएसपी को प्रायोरिटी मिलती। लेकिन फिर अल्टीमेटली 1973 के अंदर आप केशवानंदा भारती केस देखोगे, उसके अंदर बोला गया है कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स से तो पूरा डीपीएसपी को ही खत्म कर दे या फिर उसको पूरा ब्रीच कर दे, डीपीएसपी कुछ ला रहा है तो वो पूरा फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये आप देखते हो केशवानंद भारती केस के अंदर आपको ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस तरीके का देखने को मिलता है। अभी हम देख लेते हैं व्हाट आर द डीपीएसपीज के कौन कौन से आर्टिकल से व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज, और फिर उससे आपको और भी क्लैरिटी आते जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस देखे तो पार्ट 4 के अंदर आ जाता है डीपीएसपी, पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है पार्ट 3 पार्ट 4। आर्टिकल 4 पार्ट 4 के अंदर आपको आर्टिकल 36 से 51 के अंदर डीपीएसपीज देखने को मिलते हैं। ये कहाँ से बोरो किया है? इट हैज बीन बोरो फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश मतलब आयरलैंड। ठीक है, अभी अब हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं है, नहीं तो आपसे आयरलैंड की पोजीशन पूछता मैं। आयरलैंड कहाँ पे आता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ये बोरो होते हुए मिलेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल पॉलिसी आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने स्टेट पॉलिसी उसे अमेंड करके नाम दिया है। दे आर नॉन जस्टिशिएबल, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखोगे तो आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और वहाँ पे रिट पिटिशन लगा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो व्हेन सम राइट्स आर बीइंग ब्रीच। लेकिन अगर आपके कोई डीपीएसपी ब्रीच हो जाती है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर। ये इस पे से क्वेश्चन आज से 8-10 साल पहले बहुत बार बनते थे, हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन आता था, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। बट अभी यूपीएससी भी इवॉल्व हो गया, बच्चे भी इवॉल्व हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो इससे थोड़ा अपर हैंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉनदलेस ये हो गया नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में नहीं जा सकते हो उसका एनफोर्स कराने के लिए, बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, आपको गवर्न करना है तो दे आर फंडामेंटल। वो एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या? डीपीएसपीज, दे एक्ट एज अ मोरल एंड फिलोसॉफिकल कंपास फॉर स्टेट पॉलिसीज। एक मोरल, एक एंड फिलोसॉफिकल कंपास। ठीक है, कंपास मीन्स कहीं ना कहीं जज करने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए, वो एक मोरल डायरेक्शन, फिलोसॉफिकल डायरेक्शन देने के लिए, देने के तरीके से आपको एक्ट और रोल प्ले करते हुए यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। इतना क्लियर अभी तक के आफरीन, अजय? Yes, sir. अजय शायद लाइब्रेरी में हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं, लेट अस सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। भाई ये जो डीपीएसपी है इसको लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, अब भाई ये क्या हो रहा है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी, स्टेट की जो पॉलिसीज है, अब स्टेट की जो पॉलिसीज है उसको ये डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वो डायरेक्शन देंगे। अल्टीमेटली स्टेट की पॉलिसीज का क्या एम रहता है? कोई बता पाएगा? स्टेट की पॉलिसी का क्या एम रहता है? कोई भी हम पॉलिसी ला रहे हैं, जैसे मनरेगा एक्ट हो गया, या फिर फूड फॉर ऑल हो गया, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन हो गया, मुद्रा योजना, या फिर मातृ वंदना योजना, वय वंदना योजना, जो भी इतनी सारी स्कीम रह रही है, इसका एम क्या है? कोई बता पाएगा? Welfare of the citizens. ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन।
जब हमने गवर्नेंस पढ़ा था उसके अंदर ये सब हमने चीजें देखी थी। वेलफेयर होता है अल्टीमेटली सिटीजन सेंट्रिक चीजें होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। और ये कैसे होगा, जब कहीं ना कहीं आप जस्टिस एंश्योर करोगे। तो स्टेट पॉलिसीज क्या इंश्योर कर रहा है, स्टेट पॉलिसी इंश्योर कर रहा है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन एंड अल्टीमेटली इट इज लीडिंग टू जस्टिस। अब जस्टिस की बात करें तो जस्टिस कौन कौन से लेवल पे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक तो सोशल, सामाजिक तरीके से, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये जो सोशल एंड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर उसके बाद में आप जैसे देखोगे तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी, एसईपी। फिर उसके बाद में आ जाता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कौन कौन से जस्टिस की यहाँ पे बात होती है प्रियम्बल के अंदर। तो सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया और पॉलिटिकल हो गया। अगर आप बात करोगे फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है कि आपके पॉलिटिकल राइट्स ये है। यू हैव राइट टू स्पीच, यू हैव राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ। ये सब पॉलिटिकल डोमेन वाले राइट्स हो जाते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को वो इंश्योर करते हैं। डीपीएसपी किसको इंश्योर करता है, सोशल डेमोक्रेसी को और उसके साथ में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स में आपको ऐसा कोई भी मॉडल नहीं मिलेगा जो इकोनॉमिक की बात करता है कि लोगों के बीच में इकोनॉमिक होना चाहिए, लोगों के इकोनॉमिक लेवल पे उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए। इस तरीके की बात आपको मेनली फंडामेंटल राइट्स में नहीं मिलती। फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल राइट्स की बातें आपको मेन देखने को मिलती है। डीपीएसपी में आ जाता है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। आपको दो जस्टिस आपको डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यूपीएससी इस तरीके के से फिलोसॉफिकल टिल्ट वाले क्वेश्चन आजकल पूछते जा रहा है। ऐसे आपको क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रियम्बल में तीनों जस्टिस की बात हो रही है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ एक जस्टिस की बात होती है। डीपीएसपी में दो जस्टिस के ऊपर फोकस किया जाता है। ये आपको ब्रॉड आइडिया रखना है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। जब डीपीएसपी बना रहे थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, जितने भी आप देखोगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, दे आर डिस्कसिंग, दे आर डिबेटिंग, दे आर डेलिब्रेशन, दे आर डेलिब्रेटिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट। तो वो अलग अलग प्रिंसिपल पे डेलिब्रेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो उनके पास में कहाँ से आइडिया रहेगी, तो वो अलग अलग जगह से आइडियाज उठाते हैं। एक आइडियाज आपको देखने को मिलेगा सोशलिस्ट आइडियाज। उस समय हमारे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे जो मेंबर्स बैठे थे, दे वेर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रशिया। उस समय सोशलिज्म का राइज हो रहा था। नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, पटेल जी, बहुत सारे कहीं ना कहीं वो सोशलिज्म से इम्पैक्ट, सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हुआ था। और अगर आप देखोगे तो जैसे भगत सिंह जी, वो भी कहीं ना कहीं सोशलिज्म से आपको इंस्पायर मिलेंगे। तो सोशलिज्म का एक बहुत ही क्रिटिकल इन्फ्लुएंस उस समय पे आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारे वो सोशलिज्म वाले आइडियाज, वैसे वाले प्रिंसिपल आपको यहाँ पे ऐड होते हुए मिलते हैं। वो क्यों हुए, बिकॉज दे वेर इंस्पायर्ड फ्रॉम द व्यूज ऑफ सोशलिज्म दैट वाज हैविंग प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। इसके बाद में आ जाते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। तो बहुत सारे जो आइडियाज थे वो गांधी जी के अलग अलग जो उनके वैल्यूज थी, उनकी जो प्रिंसिपल थे वहां से भी डिराइव हुए थे। उसके बाद में हो गया लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, लिबरल थोड़े उदारवादी, थोड़े से ब्रॉड सोच वाले, ऐसे पर्सपेक्टिव वाले भी आपको प्रिंसिपल यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन द डीपीएस स्पेस। अब देख, पहले हम समझेंगे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे आपको मेंशन होते हुए मिलते हैं। उसके बाद में हम एक एक सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल देखेंगे कि कौन कौन से डीपीएसपी ये तीनों के अंदर आ रहे हैं। सोशलिस्ट की बात करें तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करता है, बिल्कुल। गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो आप देखोगे विलेज पंचायत की यहाँ पे आपको मेंशन होते हुए मिलेगा कि विलेज के अंदर पंचायत होना चाहिए, पंचायत के ऊपर फोकस करना चाहिए। गांव
गांधी जी का कहना था कि गांव है जहाँ पे भारत की आत्मा गांव में विराजती है, मतलब गांव में रहती है, भारत की सोल ऑफ इंडिया लाइज इन द विलेज। तो विलेज को अगर आपको आगे बढ़ाना है, अगर आपको मतलब देश को आगे बढ़ाना है, तो आपको विलेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, विलेज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो वो डिसेंट्रलाइज मॉडल की बात करते थे, वही डिसेंट्रलाइज मॉडल विलेज पंचायत के तरीके से आपको आर्टिकल 40 के अंदर मेंशन करने को होते हुए मिलता है। और वो कहाँ से हमने डिराइव किया है? वो डिराइव किया है गांधीयन प्रिंसिपल से। इसके बाद में आ जाते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज छोटे छोटे जो जगह पे आपको इंडस्ट्रीज मिल जाती है लोकल जगह पे, उसके बारे में भी गांधी जी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है उसको फ्लरिश करने के लिए। जैसे चरखा हो गया और लोकल लेवल पे ही हैंडलूम हो गया, ये सब चीजों को गांधी जी प्रमोट करते थे। तो उसी तरीके से आज भी बहुत सारी चीजें आप देखोगे गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे उससे इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री इसी के आप देखोगे केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, आपको केवीआईसी इसी के तर्ज पे आपको देखने को बनती हुई मिलती है। इसके अलावा काउ प्रोटेक्शन की भी ये बात करते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल में आप देखोगे यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाई लिबरल होना चाहिए, उदारवादी। उदारवादी बोले तो भाई सबके लिए समान लॉज लाओ, सिविल लॉज सभी के समान लाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से डिफरेंट आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं। तो थोड़ा सा लिबरल उदारवादी यहाँ पे पर्सपेक्टिव एज वेल एज इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे देखने को मिलता था। इंटरनेशनल पीस की यहाँ पे बात करती है, एनवायरमेंट के वेलफेयर की बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे देखिए डोमेन ऑफ डीपीएसपी। अब देख लेते हैं एक एक आर्टिकल हम देखते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है अभी तक के? बताइए। No, sir. आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। कहीं पे डाउट लगे तो बता देना कि जैसे बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस आपने देखी है नहीं देखी है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे डाउट लगे कि फंडामेंटल राइट्स में ये वाला अ, कोई वर्ड मैंने यूज कर लिया हो, वो समझ में नहीं आया, तो आप बता देना, है ना? Okay, sir. हम्म। अब यहाँ पे हो रहा है आर्टिकल 38 और 39। अब हमने देखा था आर्टिकल 36 से स्टार्ट हुआ था, 36 टू 51। तो हमारा 36 एंड 37 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ठीक है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। वो देख लेते हैं हम 36 के अंदर क्या बात हो रही है और फिर 37 के अंदर क्या बात होती है। 36 के अंदर बात होती है इट डिफाइन द स्टेट्स और डीपीएसपी। डीपीएसपी में स्टेट बहुत जगहों पे आप देखोगे यहाँ पे आता है कि स्टेट शाल एंश्योर, स्टेट शाल प्रमोट। तो ये स्टेट क्या है यहाँ पे आपको आर्टिकल 36 के अंदर डिफाइन वो करते हुए मिलते हैं कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती है। ये डीपीएसपी की बात हो रही है, मतलब पार्ट 4 के अंदर स्टेट क्या रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। वैसे ही आप देखोगे पार्ट 3 के अंदर दैट इज फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी स्टेट्स क्या है वो आर्टिकल 12 के अंदर मेंशन किया गया था। ठीक है, 12 से 35 तक के आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। तो 12 में बताया कि स्टेट कौन है। स्टेट जिससे आप बोल सकते हो कि मतलब स्टेट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में जा सकते हो। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है वो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 में बताई गई है और यहाँ पे 36 के अंदर बताई गई है। तो स्टेट क्या क्या है एक बार हम समझ लेते हैं। स्टेट मीन्स हो गया यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्टेट अलग है, ये राज्य वाला स्टेट नहीं है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टेट्स की डेफिनेशन में आ गया यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इसके साथ में लेजिस्लेचर हो गया, लोकल अथॉरिटीज हो गए। ठीक है, आपके लोकल अथॉरिटीज भी भाई गवर्नमेंट स्टेट के ही पार्ट रहते हैं, गवर्नमेंट के ही पार्ट रहते हैं। इसके अलावा और भी कोई अथॉरिटीज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रहे हैं, तो वो भी स्टेट का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिकल 36 के अंदर यहाँ पे बताया गया है। 37 के अंदर क्या बताया गया है एक बार ये भी देख लेते हैं कि 37 के अंदर बताया गया है कि अ, जो भी आपका डीपीएसपी रहेगा दे आर नॉन एनफोर्सेबल। अगर आपको पता हो आर्टिकल 13 से ही ये पैरेलल जा रहा है।
आर्टिकल 13 के अंदर हमने देखा था जुडिशियल रिव्यू की बात होती है, जुडिशियल रिव्यू, कि अगर आपका कोई भी ब्रीच हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, नल एंड वॉइड फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है, तो जो भी ऐसे लॉज बनेंगे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये कहाँ पे बात हो रही थी? आर्टिकल 13 में। तो वैसे यहाँ पे आर्टिकल 37 में बात हो रही है किसकी? कि जो भी डीपीएसपी बनेंगे क्या वो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोई कोर्ट में जाके आप एनफोर्स करा सकते हो क्या? तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, नॉन जस्टिसेबल, कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स देम। कल जाके कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि आप यूसीसी को इम्प्लीमेंट करो या फिर आप जो है इक्वल वेजेस एंश्योर करो, ठीक है। उसका जस्टिसेबल आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कोर्ट में नहीं जा सकते। ऑल दो यहाँ पे बताया गया है कि दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। अगर आपको गवर्नेंस करना है, इंडिया के अंदर गवर्न करना है, तो आपको ये वाले चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर फंडामेंटल राइट। और इसके साथ में एक और यहाँ पे बात करी गई है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट, स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि आप जो डीपीएसपीज है उनको अप्लाई करो वाइल मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। जब आप लॉज बना रहे हो, जब पॉलिसीज बना रहे हो, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए काम करो। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? इस तरीके के आपको तीन चीजें मिल जा रही है। डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड ड्यूटी ऑफ स्टेट इज टू अप्लाई दिस डीपीएसपीज व्हाइल मेकिंग द लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है। ये हो गया 36 एंड 37। अब आ जाते हैं मेन, जहां से मेन जो आपके फंडामेंटल मेन जो आपके डीपीएसपीज देखने को मिलती है, आर्टिकल 38। इसके अंदर ब्रॉड आइडिया आपको सोशल ऑर्डर देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ इट प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। ये किसकी बात कर रहा है? कि हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टेट शाल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पे आएगा स्टेट शाल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बीच में जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानता है, उसे हमें क्या करना है? उसे हमें नहीं, मतलब उसे स्टेट को कम करने की कोशिश करना है। स्टेट शाल मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज, स्टेट शाल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये कहाँ पे आ रहा है? आर्टिकल 38। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे ऑक्सफैम की रिपोर्ट, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, किसी को पता है ऑक्सफैम की रिपोर्ट किस बारे में आती है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। नहीं नहीं, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यूएनडीपी आती है, और ओपी वो ऑक्सफोर्ड निकालता है। ये ऑक्सफैम इज अ एनजीओ, वो निकालता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एमडीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये अलग हो गया। ऑक्सफैम बनाता है इनइक्वालिटी के ऊपर रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। हमने देखा है ना, इनइक्वालिटी किल्स सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। ये हमने सोशल जस्ट सोसाइटी की क्लासेस में और गवर्नेंस की क्लासेस में देखा है ऑक्सफैम की, अगर आपको रिपोर्ट याद हो तो, ठीक है। नो इश्यूज, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद होते जाएगी आपको सब चीजें, इंटरलिंक कर लेंगे हम। तो ये इनइक्वालिटी के ऊपर रिपोर्ट देता है ऑक्सफॉर्म। तो जब भी हम अगर इनइक्वालिटी की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, तो वी कैन इंक्लूड द आर्टिकल 38 इन इट, कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 38 बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड, मतलब स्टेट की ड्यूटी है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द रिड्यूस मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटीज। तो ये हमने देख लिया आर्टिकल 38 के बारे में। इसके बाद में आप आओगे तो आर्टिकल 39, जैसे आगे बढ़ रहे हो आप। अब ये बताइए 38 कौन से उसके अंदर आ जाएगा? या वो गांधीयन आएगा, या फिर सोशलिज्म, सोशलिस्ट वैल्यू आ जाएगी, या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल वैल्यू आ जाएगी? गैस करो आर्टिकल 38। सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट समझ में आ जा रहा है, सोशल ऑर्डर की बात कर रहा है या फिर वेलफेयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ये देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 39 की बात करें, स्टेट शाल एंश्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल। लाइवलीहुड
के जो मीन्स है एडिक्वेट मीन्स सभी के लिए इंश्योर करेगा। अभी आप देखते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे बहुत ही चरम स्तर पर है, बहुत ही ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल जाता है। इससे CMIE की रिपोर्ट आई थी बीच में कि 6.5% है, 45 ईयर्स के हाई पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में देखने को मिल जाता है। तो ये CMIE क्या है, ये NGO आपको देखने को मिल जाता है। तो उसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं वैलिड मानते हैं, बहुत सारी जगह पे उसका यूज होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के अंदर बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये आर्टिकल 38 39 ए का ब्रीच हो रहा है। भाई 39 का ब्रीच क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइवलीहुड सिक्योर करना स्टेट का काम है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है तो स्टेट अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रही है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते बिकॉज इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सी वैल्यूज की बातें कर रहे हैं कि भाई स्टेट की ड्यूटी है कि कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ऐसे मीन्स बनाए जाए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, ठीक है, उसका इक्विटेबल आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फिर इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अगेन ये कहीं ना कहीं ये भी इनइक्वालिटी से आ जाता है, गिनी कोफिशिएंट से आ जाता है। गिनी कोफिशिएंट कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर आप इक्वल काम कर रहे हो तो आपको इक्वल पे होना चाहिए। अब ये जो है जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर जो जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, उसके साथ में जेंडर पैरिटी के अंदर जो इश्यूज आते हैं कि फीमेल को कम रेट, कम सैलरी दी जा रही है। तो ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहीं ना कहीं स्टेट की ड्यूटी है, शाल एंश्योर दैट वीमेन आल्सो गेट द सेम सैलरी फॉर द सेम वर्क। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 39D का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आप अगर चाहो तो ये इसको विथ याद भी कर सकते हो विथ ABCD सब क्लॉज, या तो फिर अगर आपको ओवरऑल पता होना चाहिए तो आर्टिकल 39 तो पता होना चाहिए। यूपीएससी अगर पूछेगा तो वो आर्टिकल 38 39 पूछेगा, वो ABCD तक के नहीं जाएगा, है ना, यूपीएससी इतना अंदर नहीं जाता है। लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो आंसर राइटिंग के अंदर अगर आपको आर्टिकल 39B 39C ये सब बात पता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक एडिशनल सपोर्ट कर देता है, रेनफोर्स कर देता है आपके आंसर को। तो ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, दो चार चीजें आपको बस याद कर सकते हो। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, इनइक्वालिटी पे तो हमेशा बात आती है, इनइक्वालिटी पे आती है, और काय पे आता है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे हमेशा बात आती है, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कब होगी? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करोगे। तो कहीं ना कहीं आप उसमें आर्टिकल 39C का हमेशा इंक्लूड किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद होना चाहिए आर्टिकल 39C। इसके साथ में प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर हेल्थ की बातें होती हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। चाइल्डहुड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है F के अंदर, चाइल्डहुड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कॉमन गुड की बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये इस तरीके से आप देखोगे 39 के अंदर अलग अलग चीजें मेंशन होती भी मिल रही है। समझ में आ गया किस तरीके से स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट शैल एंश्योर दिस प्रिंसिपल्स टू प्रमोट द सोशल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब इसके अंदर एक केस देख लेते हैं, मिनर्वा मिल्स 1980 में आया था। इसके पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था केशवानंदा आया था 1973 में। तो मिनर्वा मिल्स भी क्या बोल बात करता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, देयर शुड बी अ फाइन बैलेंस और इट इज इसेंशियल। ठीक है, पहले केशवानंद भारती ने इसको भारती केस में ही आया था, उसके बाद में मिनर्वा मिल ने वापस से इसको रीएनफोर्स कर दिया, वापस से वही बात बोली। तो उससे क्या हो गया, थोड़ा सा एक अथॉरिटी आ गई और एक और फाइन बैलेंस मेंटेन करने की एक स्टेट के ऊपर ड्यूटी आ गई। इसके बाद में लेट अस सी आर्टिकल 39। इसके अंदर अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट आप देखोगे आर्टिकल 39 के अंदर ऐड करते हैं इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड की बारे में बात हो रही है, फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन। ठीक है, अभी तक के यहाँ पे जो भी बात हो रही थी ABCDEFGH
EF, उसके साथ में यहाँ पे 39A के अंदर एडिशनल एक और चीज हो रही है कि फ्री लीगल एड आपको मिलनी चाहिए फॉर पुअर एंड वीकर सेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री लीगल एड। अगर आप बात करोगे नालसा एंड सालसा, डांस नहीं बात कर रहा हूँ, नालसा एंड सालसा दे आर द नेशनल लीगल अथॉरिटी, और यहाँ पे आपको सालसा स्टेट लेवल पे देखने को मिलेगी, नालसा एंड सालसा। तो वो किसके अकॉर्डिंग बनी है, कहाँ से उन्होंने वो जो पॉलिसीज जब बनी थी तो कहाँ से उन्होंने प्रिंसिपल डिराइव किया, आर्टिकल 39A से वो प्रिंसिपल आपको डिराइव होते हुए मिल रहा है। व्हाट इज दैट? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। कब आए थे ये? नालसा आया था 1987 में। इसके अंदर क्या बताते हैं? फ्री लीगल एड एंड एंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। फ्री लीगल एड, ठीक है। अब भाई जिसके पास में पैसा ही नहीं है वो कहाँ से लीगल एड करेगा? तो वहाँ पे नालसा और सालसा दो बॉडीज आई है, वो कहीं ना कहीं आपको सर्विसेज देती है, लीगल सर्विस देती है, लीगल एड देती है। कौन सा DPSP? आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है, DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस एक्ट। इसके अलावा अगर बात करोगे तो तालुक लेवल पे भी होती है, तालुक लीगल सर्विस कमेटी, तालुक लीगल सर्विस कमेटी। ठीक है, इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बस एक थोड़ा सा आइडिया हमने देख लिया। हुसैन आरा खातून केस आया था 1979 में, राइट टू फ्री लीगल एड। ये जो राइट टू फ्री लीगल एक्ट है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इसका जो डोमेन है वो हर साल बढ़ते जाता है, मतलब हर साल नहीं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस ने इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाया है आर्टिकल 21। कोई बता पाएगा व्हाट इज आर्टिकल 21? Right to life. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर आप किसी के राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जब उसके लाइफ को लिया जा रहा है तो उसके पास में लीगल एड को सिक्योर करने का भी राइट है, राइट टू फ्री लीगल एड। तो हुसैन आरा खातून केस के अंदर क्या था? बहुत सारे जो अंडर ट्रायल के अंदर लोग थे, अंडर ट्रायल जेल के अंदर बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं, विच वेर एज इन द जेल एज अ अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल मतलब उनका ट्रायल चल ही रहा है लेकिन वो जेल में ही बंद है। जेल में बंद है तो 2 साल 10 साल, बहुत सारे तो 8-8 5-5 8-8 साल से जेल में ही बंद है, जबकि उन्होंने क्राइम इतना बड़ा करा है कि अगर उनको जेल होती है तो वो 2 साल 3 साल की मैक्सिमम जेल हो सकती है, लेकिन वो कम से कम 5 साल 8 साल से जेल में ही अंडर ट्रायल के तौर पे प्रिजनर, अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पे रह रहे हैं। तो भाई ये तो उनके साथ में बहुत ही गलत ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वहीं पे हुसैन आरा खातून केस ने केस लगाया था, तो वहां पे बात हो रही थी कि किस तरीके से ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की रिफॉर्म की बात हो रही थी, वहां पे फिर फ्री लीगल वाला डायमेंशन भी उसके अंदर आया था। ठीक है भाई, कोई भी केस रहता है तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही चीज पे बात कर रहा है। ये केस लॉज जो भी केसेस रहते हैं ये 300 400 200 500 ऐसे पेजेस के रहते हैं, तो उसके अंदर आपको 10 चीजें अलग अलग डायरेक्शन में मेंशन करती होती हुई मिल जाएगी। फ्री लीगल एक्ट की एड की भी बात हो जाती है, कोई रिलीजन के रिस्पेक्ट में भी बात हो सकती है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की भी बात हो सकती है, उनके अंडर ट्रायल के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो सकती है, उनके स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में भी इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बस ऐसा ना हो कि आपको एक जगह पे यहाँ पे फ्री लीगल एड मेरे यहाँ पे PDF में मिल जा रही है, आपको कोई दूसरी जगह पे कोई दूसरा डायमेंशन मिल जाए हुसैन आरा खातून में, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। एक ही केस लॉस के अंदर एक ही ये जो केस के अंदर आपको बहुत अलग अलग डायमेंशन भी डिराइव होते हुए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हो भाई, आपके पास में हिस्ट्री का भी नॉलेज है, आपके पास में ज्योग्राफी भी आप पढ़ रहे हो, क्या पता आपके पास में पॉल साइंस भी हो, सोशोलॉजी भी हो, इसके अलावा आपने कहीं से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में कुछ काम किया है, MBA भी करके रखा है, तो आपके पास में भी अलग अलग चीजें, व्यक्ति एक ही है लेकिन आपके डिमेंशन बहुत सारे आपको निकल रहे हैं। तो वैसे ही एक ही केस लॉस से बहुत सारे डिमेंशंस आपको, बहुत सारे अलग अलग चीजें निकलते हुए मिल जाएगी। तो यहाँ पे राइट टू फ्री लीगल एड, अंडर ट्रायल प्रिजनर की रिफॉर्म, उनके सेफ्टी, उनके राइट्स, और फिर विमेन प्रिजनर्स के राइट, ये सब आपको हुसैन आरा खातून से डिराइव होते हुए मिलता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 40, पंचायती राज। अब ये बताइए पंचायती राज वाला कौन से
तरीके का प्रिंसिपल होगा, विच टाइप ऑफ प्रिंसिपल इट इज इन द डीपीएसपी? गांधीयन सर। Of course, Gandhian आएगा. State shall take steps to organize village panchayat and endow them with the power and authority to function as a unit of self government. ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट इसको क्या बोलते हैं? स्वराज. ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट यही तो है, सेल्फ गवर्नमेंट. होम रूल, स्वराज. स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है एंड वी शैल हैव इट. तो ये जितने भी सब बातें हो रही है, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है. तो सेल्फ गवर्नमेंट का जो सबसे बेसिक लेवल हो सकता है दैट इज विलेज पंचायत. तो विलेज पंचायत को ही कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात गांधी जी के प्रिंसिपल्स में आपको देखने को मिलेगी. वही से डिराइव होते हुए उन्होंने पंचायती राज के ऊपर फोकस किया है. फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो अगर आप देखोगे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 72nd एंड 73rd 1992 में जो आए थे, तो उसके अंदर कहाँ से डिराइव किया था उन्होंने? यहीं से डिराइव किया था. वहीं यहीं से आइडिया आपको लेते हुए वो मिलते हैं. विलेज पंचायत आज के समय पे देखोगे तो विलेज पंचायत कहीं ना कहीं हैज प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन रिफॉर्मिंग द लोकल पंचायत लेवल, या फिर लोकल लेवल पे उन्होंने विलेज रूरल लेवल पे रिफॉर्म करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे हालांकि नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन एटलीस्ट जो है लोकल के साथ में लोकल के इश्यूज, बहुत सारे लोकल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोकल की समस्याएं है वो धीरे धीरे से सॉल्व हो रही है. ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992. हाँ सॉरी 72nd नहीं, 73rd एंड 74th आपको देखने को मिलेगा. 72nd एंड 74th. 73rd विलेज पंचायत की बात करता है, 74th आपको अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हुए मिलता है. ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा विद इन इकोनॉमिक कैपेसिटी स्टेट. स्टेट की डेफिनेशन कहाँ से लाई थी? स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 36 में मिल गई हमें. स्टेट शाल सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिक, डिसेबलमेंट एंड अदर अनडिजर्व वांट. थोड़ा सा एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा कौन कौन सी बातें हो रही है. स्टेट शाल सिक्योर राइट टू वर्क, काम, एजुकेशन, शिक्षा एंड पब्लिक असिस्टेंस in case of unemployment, in case of old age, in case of sickness, in case of disablement and undeserved want. तो ये अनडिजर्व को तो छोड़ दो, लेकिन आपको ये चार चीज पता होना चाहिए: अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट. बीच में ये हो रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट को 5,000 रुपए, 2,000 रुपए अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उन्हें इस तरीके से पैसे दिए जाए. जैसे अभी आप देखते हो ना लाडली लक्ष्मी बहना, सॉरी लाडली बहना, उसके अंदर 1400 या 1500, 1500 रुपए दिए जाते हैं पर मंथ. एमपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं. तो वैसे ही आपको लाडली बहना, इस तरीके की अलग अलग योजना. तो वैसे ही आप देखोगे कि जो आईएनसी थी उनका एक मैनिफेस्टो में उन्होंने बात करी थी कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कहीं ना कहीं दे विल प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट, एक अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जो भी कह लीजिए. तो वो कहाँ से डिराइव होगा? वो डिराइव होगा आर्टिकल 41 से. ये हो गया. इसके साथ में ओल्ड एज वालों को पब्लिक असिस्टेंट्स के अंदर आप देखते हो पेंशन मिलती है. ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन. इसके साथ में सिकनेस, डिसेबलमेंट, इन सब के लिए जो स्पेशल राइट्स स्टेट को कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इनके वर्क के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, इनके पब्लिक असिस्टेंस के लिए. आगे बात करते हैं आर्टिकल 42. States shall make provisions for just and human condition of work and for maternity relief, ensuring dignity, health, and social security of working women. States shall make provisions for just and human condition of work. आप कोई भी काम पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप अनह्यूमन कंडीशन में वर्क कर रहे हो. इसके साथ में मैटरनिटी रिलीफ की भी बात होती है फॉर द वर्किंग वुमेन, कि उनको मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड की जाना चाहिए. इससे क्या हो रहा है? उनकी डिग्निटी, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मेंटेन रहती है. डिग्निटी समझ में आ जाता है, हेल्थ समझ में आता है, सोशल सिक्योरिटी आपको समझ में आ जाता है ऑफ वर्किंग वुमेन. मैटरनिटी रिलीफ
कोई बताएगा मैटरनिटी रिलीफ कितने वीक की दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है? मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी लीव, सॉरी मैटरनिटी लीव आपको बताना है कितने वीक के लिए दी जाती है मैटरनिटी लीव। आप देखोगे 26 वीक्स के लिए दी जाती है, पहले 9 वीक के लिए दी जाती थी, सॉरी पहले 12 के लिए दी जाती थी। 12 वीक मतलब समझ लीजिए 3 महीने, 3 मंथ के आसपास। अभी 26 के लिए दी जाती है, 26 के लिए बोले तो अराउंड 6 मंथ्स, 6 मंथ्स और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा बस। अब ये 12 वीक बोले तो 3 मंथ नहीं होता, 3 मंथ से थोड़ा सा कम होते हैं ना। तो हाँ, इस तरीके से 26 वीक्स टोटल, 52 वीक होते हैं 52, उसमें से 26, 6 महीने की आपको मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है आर्टिकल 42 से। मैटरनिटी रिलीफ, इसके साथ में और भी जो अलग अलग चीजें हो रही है वो आप मैटरनिटी वाले आर्टिकल 42 से आप डिराइव कर सकते हो। आर्टिकल 43 की बात करें, स्टेट शाल सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, leisure and social cultural opportunities for worker and promote cottage industries on an individual और cooperative basis। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी बात हो रही है, सिक्योर लिविंग वेज। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। इट इज नॉट अ मिनिमम वेज, इट इज अ लिविंग वेज। मिनिमम वेज कितना हो सकता है? मिनिमम वेज तो 50 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 60 रुपए पर डे, या फिर 100 रुपए पर डे। लेकिन क्या वो लिविंग वेज है? क्या 50 रुपए आप दोगे पर डे तो क्या उससे व्यक्ति जिंदा रह पाएगा? भाई जिंदा रहने के लिए लेट से एक कोई सर्वे हो गया, उसमें बोला है कि भाई कम से कम 120 रुपए होने चाहिए पर डे आपके पास में, तो ये लिविंग वेज हो गया। लेकिन मिनिमम वेज तो 50 भी हो सकती है, ये वेरी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लिविंग वेज की। लिविंग वेज इज अ मोर सुटेबल ऑप्शन एज कम्पेयर टू मिनिमम वेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात करी गई है? लिविंग वेज की बात करी गई है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन एक आपको एक एक्ट देखने को मिल जाता है, मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम की बात होती है, लेकिन यहाँ पे लिविंग की बात हो रही है। तो सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है थोड़े से, दे वर मोर अवेयर, उनको पता है लिविंग वेज क्या होती है, मिनिमम वेज क्या होती है। तो लिविंग ऐसी वेज दो जिससे व्यक्ति जिंदा तो रह पाए कम से कम। ठीक है, तो स्टेट शाल सिक्योर लिविंग वेज, उसके साथ में डिसेंट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सॉरी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, leisure and socio-cultural opportunities for worker and promote cottage industries for an of an individual and cooperative basis। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात हो रही है, लेजर एंड सोशियो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर की बात हो गई, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पे आइदर ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस पे प्रमोट करने की बात हो गई है। अब केवीआईसी मैंने आपको बताया था, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो केवीआईसी कहीं ना कहीं कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले डोमेन में आपको वहीं से आर्टिकल 43 से डिराइव होते हुए मिलता है केवीआईसी। आपने देखा है केवीआईसी का बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे खादी वाला जो आप देखोगे, खादी वाले जो प्रोडक्ट मिलते हैं बहुत सारे आप देखोगे केवीआईसी इंडस्ट्रीज के थ्रू वो बनते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 43 डीपीएसपी से ये बात यहाँ से डिराइव होता है, केवीआईसी एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो ये बहुत ही देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि केवीआईसी हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द आर्टिकल 43, इट हैज बीन फॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिकल 43 डीपीएसपी। थोड़ा सा आपको ये याद होना चाहिए कि बिल्कुल ये 43 देखने को मिल रहा है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो बात होती है वो कहाँ से आ रहा है? 42 से आ रहा है। इसके बाद में हमने यहाँ पे देखा है कि ओल्ड एज पेंशन हमें कहाँ से मिल रही है? आर्टिकल 41 से मिल रही है ओल्ड एज पेंशन। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम बोलते हैं वो, एनएसएपी के अंदर इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो वो आर्टिकल 41 से डिराइव हो रही है। तो ये 2-3 ऐसी चीजें हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। हालांकि अभी तक के सब 41 42 के बीच में इतना कंफ्यूजन नहीं किया यूपीएससी ने, लेकिन
जैसे जैसे उसके क्वेश्चंस खत्म होते जा रहे हैं तो वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, केवीआईसी एक्ट किसका पार्ट है? एमएसएमईज का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है। विलेज इंडस्ट्री में क्या हो गया? अचार, पापड़, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो, फॉरेस्ट, हैंड, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। इससे क्या होता है? रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लिविंग वेजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात हो गई और वर्कर्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 43 के अंदर ए ऐड होता है। 43 के अंदर ऐड हो रहा है और वो कब हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। इसके अंदर क्या हो रहा है? स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड बेटर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो वर्कर्स यहाँ पे बात हो रही थी, तो वही वर्कर जो है स्टेट शैल टेक स्टेप टू सिक्योर देयर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज जो मैनेज कर रहे हैं, मतलब जो सॉरी इंडस्ट्रीज जो मैनेज हो रही है, तो मैनेज किसके थ्रू कौन करता है? तो वो मैनेजमेंट टीम मैनेज करती है, मैनेजमेंट टीम, मैनेजर। तो वो वाले जो टीम है, वो जो मैनेजमेंट है उसके अंदर वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये 43A के थ्रू आपको देखने को मिल जाती है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसीलिए अभी आप देखोगे बहुत सारे जो आते हैं ना, जैसे मजदूर संगठन, ये संगठन, रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संगठन, पश्चिम मध्य रेलवे किराना संगठन, ऐसे जो भी अलग अलग संगठन मिले थे, तो वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं। और वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के अंदर क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। 43A के थ्रू ये सब आपको देखने को मिलता है। अब आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43A। ठीक है, तो ये जो कैपिटल ए आता है इट मीन्स अमेंडमेंट। ठीक है, और ये जो ए रहता है, ये A B C D जो अलग अलग सब पॉइंट्स रहते हैं, वो ये वाले पॉइंट्स रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं 19(1)(a) राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(1)(b) राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। तो वो वाला ए हो गया, ये कैप स्मॉल ए। और कैपिटल ए जहाँ पे अमेंड हुआ है, अमेंड मतलब कोई ना कोई अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके बाद में ये कैपिटल ए वाली चीजें जोड़ी गई। तो यहाँ पे आर्टिकल 43A यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो, इसके साथ में यहाँ पे आर्टिकल 21A आ गया है यहाँ नीचे देखिए। तो ये कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कौन से प्रिंसिपल से डिराइव होगा? अजय, आफरीन, 44। सर क्वेश्चन क्या था? जैसे हमने 3 देखे थे ना, गांधीयन, सोशलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल लिबरल, तो 44 कौन से डोमेन में आएगा ये पूछ रहा हूँ मैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल में। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अगर कोर कॉन्सेप्ट समझ पाओगे तो ये सब आप खुद ही डिराइव कर लोगे। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये गांधीयन से इंस्पायर्ड है, ये इंटेलेक्चुअल वाले हैं। बहुत कम आए हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बने भी है पास्ट में। अब देखो आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं, यूसीसी, कॉमन सिविल लॉज फॉर ऑल सिटीजन। हर सिटीजन के लिए ऑल सिटीजन के लिए सिविल लॉज कॉमन होने चाहिए। अब देखो दो तरीके के लॉज होते हैं, एक हो गया सिविल, एक हो गया क्रिमिनल। क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया, कहीं मर्डर कर दिया आपने किसी का, हाफ मर्डर, ये मर्डर, तो वो सब क्रिमिनल एक्टिविटीज आ गई। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर तो हर एक के लिए इक्वल सेंटेंस, इक्वल प्रिजनमेंट, इक्वल पनिशमेंट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन सिविल केसेस में हो गया मैरिज, डाउरी, फिर उसके साथ में अबॉर्शन, फिर चाइल्ड
वो सब जितनी भी चीजें हो रही है, फिर प्रॉपर्टीज, तो दे आर सिविल केसेस। तो सिविल लॉज के अंदर आप देखोगे वो अलग अलग तरीके के थोड़े से अकॉर्डिंग टू रिलीजन आप देखोगे वो मैनेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम्स के जो सिविल लॉज है वो कहीं ना कहीं शरिया लॉज के हिसाब से चलते हैं। जो हिंदूज के लॉज है वो हिंदू एक्ट के हिसाब से चलते हैं। क्रिश्चियंस के उनके अलग एक्ट है, उसके हिसाब से चलता है। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग सिविल लॉज आपको अलग अलग डोमेन, अलग अलग रिलीजन वाले व्यक्तियों के बीच में मिल जाते हैं। तो इसके बदले क्या होना चाहिए, देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक सिविल कोड होना चाहिए दैट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द सिटीजन। तो स्टेट शैल एंश्योर दैट देयर शैल बी ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सब स्टेट की ड्यूटी है, लेकिन मतलब स्टेट को ये सब ध्यान रखना है। तो इसीलिए बार बार आप देखोगे आर्टिकल 44 की बात होती है कि हमारी ड्यूटी है स्टेट, तो इसीलिए स्टेट यूसीसी लाने की कोशिश करता है। तो फिर उसके ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं कि अभी हमें यूसीसी की जरूरत नहीं है, अभी हमारा इंडिया जो है यूसीसी के लिए तैयार नहीं हुआ है, अभी हमें बहुत सारी चीजें और भी कॉमन काम करने की जरूरत है। ठीक है, या फिर यूसीसी लाएंगे तो ग्रेजुअल स्टेप में लाना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग उसके ऊपर बातें होती है। वो सब आपको मेंस के अंदर देखने को मिलेगा कि यूसीसी को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। ठीक है, वो हम मेंस के समय अगर कभी पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी हम डालते हैं मेंस के अंदर कि यूसीसी इज डिजायरेबल और नॉट। तो जैसे लॉ कमीशन इसके ऊपर बात करता है, लॉ कमीशन अलग अलग चीजों के ऊपर अपनी रिपोर्ट बताता है बाय एनालिसिस एंड स्टडी करके, रिसर्च एंड स्टडी करके वो लॉ कमीशन अपने अपनी रिपोर्ट देता है। तो यूसीसी के ऊपर भी रिपोर्ट दी थी। तो लॉ कमीशन बोलता है कि अभी डिजायरेबल नहीं है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, यूसीसी लाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो यू लॉ कमीशन का बहुत बार कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सभी सिटीजन के लिए। स्टिल इट इज अ डायरेक्टिव नॉट एनफोर्स ड्यू टू कल्चरल सेंसिटिविटीज। और ये डायरेक्टिव है, ये कोई एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है, इट्स अ जस्ट डायरेक्टिव नॉट। इसीलिए आप देखोगे ये एनफोर्स नहीं किया गया है और अभी डिजायरेबल भी नहीं है, जैसे लॉ कमीशन ने बात करी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम रेडी नहीं है, कल्चरल सेंसिटिविटीज हमारी आज भी बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिविटी हाई है कल्चर को लेके। तो उस केस में अगर हम इसको लाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इट कैन क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट, इट कैन क्रिएट अ नेगेटिव सेंटिमेंट विद इन द सोसाइटी। और फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव तरफ जा सकता है। उसके लिए बेटर कि अभी उसको थोड़ा सा और समय दिया जाए, लेट द पीपल, लेट द सिटीजन गेट रेडी फॉर द यूसीसी। जब अंदर से डिमांड आएगी उस समय हम यूसीसी लेके आएंगे, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा ओपिनियन आपको देखने को मिल रहा है। शाह बानो केस 1985 के अंदर आता है, वहीं पे भी बात होती है, यूसीसी की बात आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हम एक एक केस, ये जो शाह बानो केसेस है और जो अलग अलग इंपॉर्टेंट केसेस है वो हम एक स्पेशल क्लास में देखेंगे। शाह बानो, केशवानंदा भारती, मिनरवा मिल्स, मनका गांधी केस, IR कोलो, और भी SR बोमई, वो सब हम धीरे धीरे, अब ये आपको अभी इतना घबराना नहीं है कि नए नए मैंने इतने सारे नाम बोल दिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अलग अलग जैसे शाह बानो एक महिला है, मुस्लिम महिला, वो सुप्रीम कोर्ट में गई उनका केस लेके, और वो किसके अपोजिशन में गई, लेट्स से यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टेट के अगेंस्ट में गई या फिर कोई व्यक्ति के अगेंस्ट में। तो वो वाला केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रिसर्च करके उसका एनालिसिस करके उन्होंने कोई वहां पे उसका रिजल्ट दिया, उसको बोलते हैं डिक्री या फिर ऑर्डर। तो वो जो उन्होंने लीगल प्रोनाउंसमेंट जो भी ऑर्डर दिया, वो उसके अंदर कोई उन्होंने एक बहुत ही क्रिटिकल बात बोल दी, तो वो हम देखते हैं कि लॉ डोमेन में, यूपीएससी डोमेन में उसको बहुत ही फिर उसके हिसाब से वेरिएशन आने वाले समय पे होने लगा। जैसे आज के समय पे अरावली वाला केस हो गया कि अरावली के जो 100 मीटर से छोटे हिल्स है उनको हिल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसी हिल्स, हिल्स की डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया है कि जो 100 मीटर से ऊपर है उन्हें ही हिल कंसिडर किया जाएगा, बाकी को हिल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो 100 मीटर से छोटे है वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे माइनिंग हो सकती है। तो ये क्या करा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई
केस के अंदर ये इसका मेंशन किया होगा, वो हमें केस की जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई कोई केस बहुत ही हाईलाइट हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे शाहबानो वाला केस, फॉर एग्जांपल सबरीमाला वाला केस, सबरीमाला ट्रिपल तलाक वाला केस। तो वैसे केसेस जो बहुत ही जिसका इम्पैक्ट वाइड स्प्रेड रहा है, वो हमें थोड़ा आइडिया उसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो ये शाहबानो वाज अ इम्पोर्टेंट केस, 1985 राजीव गांधी जी की सरकार उस समय थी। तो ये यूसीसी की उस समय जो रिक्वायरमेंट है या फिर इट शुड बी ब्रॉट इन, इसके ऊपर ये डिबेट चली थी। आ जाते हैं आगे, आर्टिकल 45 देख लेते हैं। आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके अंदर बात करता है कि स्टेट शाल प्रमोट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट सॉरी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द 14 ईयर्स। स्टेट की ड्यूटी है कि 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। इसके लिए आप देखोगे जो 8 क्लास तक की एजुकेशन है वो आज के समय पे फ्री आपको देखने को मिल रही है। 8वीं क्लास तक की एजुकेशन फ्री है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, अगर देखा हो आपने तो। ठीक है, अब ये आप बोलोगे कि भाई उनकी फीस तो बहुत ज्यादा है प्राइवेट में। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट स्कूल्स में। और प्राइवेट में भी अब आप भी देखोगे कि बहुत सारे जो है रिजर्वेशन वहाँ पे भी, स्कूल्स के अंदर भी एक फिक्स कोटा रख दिया गया है एससी एसटीज के लिए या फिर रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए विद इन प्राइवेट स्कूल्स। तो 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। हालांकि ये वाला जो 45 है, आप ये देखोगे जब आरटीआई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके साथ में आर्टिकल 21 के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया और 21A लाया गया। तो वहाँ पे भी ये बताता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 21A। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 45 और 21A के बीच में लिंकेजेस मिल रहे हैं। इसके बाद में आर्टिकल 46, स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। क्या हम इसको लिंक कर सकते हैं आर्टिकल 17 से? दैट इज अनटचेबिलिटी। भाई सोशल इनजस्टिस तो वो भी एससी के अगेंस्ट में अनटचेबिलिटी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उससे लिंक कर सकते हैं। आर्टिकल हम इसको 15 से भी लिंक कर सकते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो उसके बेसिस पे भी कोई यहाँ पे नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे कौन सा आ गया? आर्टिकल 46, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 47 की बात करें, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, मेन इसके अंदर आपको क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स की यहाँ पे बात हो रही है कि कहीं ना कहीं उसको प्रोहिबिशन किया जाए। इसके अंदर आप देखोगे रिलेटेड पॉलिसीज आ जाती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, आयुष्मान भारत। पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है ना, तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? आयुष्मान भारत वाले डोमेन में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाले डोमेन में। और अ, फिर इसके साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, ये सब कहीं ना कहीं ये आप देखोगे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 47 के अंदर बात हो रही है। आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब एग्रीकल्चर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर, क्योंकि हमारी देखोगे 45% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं एग्रीकल्चर को। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर और उसी के साथ में अलाइड एक्टिविटीज होती है। अलाइड एक्टिविटीज के अंदर आप देखोगे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरिंग, ये सब आता है। तो एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए? शुड बी अ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, स्टेट्स हैव द ड्यूटी टू प्रमोट द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड as well as to ban on cow slaughter subject to state politics। काउ स्लॉटर पे भी बैन लगाना है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये कहाँ से आ रहा है? आर्टिकल 48। ठीक है, अब ये जो काउ का जो है, काउ स्लॉटर, इसका बैन होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 48। इसके बाद आ जाता है 48A,
ए मीन्स कहीं ना कहीं ये भी अमेंडमेंट हुआ है। अब ये अमेंडमेंट कहाँ से आया? अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये आया गया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है। स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये बताइए, आज के समय पे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जहाँ पे आर्टिकल 48A का यूज हो सकता है? सर दिल्ली का पोल्यूशन वाला केस में। हम्म। और बिल्कुल दिल्ली एयर पॉल्यूशन आ गया। और बताइए। और अरावलीज जो कट कर देंगे बोल रहे हैं वो भी। अरावली हो गया, दिल्ली हो गया। और फिर वाटर पॉल्यूशन वाला कोई केस आ गया। ये वाटर पॉल्यूशन के भी बहुत यस। सारे केसेस मिल जा रहे हैं। तो ये एनवायरमेंट एनवायरमेंट बहुत बड़ा डोमेन आ गया। फॉरेस्ट अपने आप में, फॉरेस्ट बहुत बड़ा डोमेन आ गया। वाइल्ड लाइफ बहुत बड़ा डोमेन आ गया। तो सभी के कंजर्वेशन, सभी के प्रोटेक्शन यहाँ पे 48A के अंदर बात होती हुई मिलती है। दिल्ली एयर पॉल्यूशन हो गया, अरावली केसेस हो गया। तो अगर मेज के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। इट इज अ स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल दोस थिंग। तो हालांकि देखो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपीज। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है जो दिल्ली में, तो आर्टिकल 48A के थ्रू आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। आर्टिकल 49, तो मतलब आप समझ में आ रहा है कि हाउ द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज लिंक्ड विथ वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, हम सोचे कि भाई एनवायरमेंट से क्या लेना देना पॉलिटी का, लेकिन एनवायरमेंट के जो लॉज बन रहे हैं, जो एनवायरमेंट की चीजें बन रही है, उसका पॉलिटी से देखो कितना ज्यादा रोल आपको देखने को मिल रहा है। जस्ट एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर लेके आ गया, वो ऑर्डर के थ्रू कहीं ना कहीं पूरा अरावली का प्रोटेक्शन, अरावली के जो रेंजेस है उसकी डेफिनेशन ही चेंज हो गई। उसकी डेफिनेशन और उसका जो फ्यूचर चेंज हो जाएगा अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो, कि क्या जंगल है, क्या जंगल नहीं है, व्हाट इज हिल्स, व्हाट आर नॉट हिल्स। कहीं ना कहीं इसके एक जस्ट एक डेफिनेशन से, जस्ट एक एक्ट से बहुत सारी चीजें कन्वर्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो इसीलिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब का आपको हर सब्जेक्ट के साथ में इंटरलिंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी आर्टिकल 48A का यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट केस पता होना चाहिए, दैट इज एमसी मेहता केस। एमसी मेहता केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आया था लेट टू पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। हालांकि इन्होंने बहुत बार, हर बार इनके 8-10 केस आपको देखने को मिल जाएंगे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसे बहुत सारे केसेस में आगे अलग अलग एनवायरमेंट कंजर्वेशन के केसेस से उठाते थे। तो पॉल्यूटर जो कर रहा है, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, इन्हीं के एक जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट है उसके अंदर से निकला है कि पॉल्यूटर जो है उसको पेस करना चाहिए, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। ठीक है, जो पॉल्यूट कर रहा है उसको पेमेंट देना चाहिए, ऐसा वाला प्रिंसिपल। इसके अलावा जो एनसीआर के अंदर जो बैनिंग ऑफ वेरियस थर्मल पावर प्लांट, वो भी एमसी मेहता के एक केस से निकला था। ताज ट्रेपेजियम जोन, कि ताज के आजू वाला वाला आजू बाजू जो जोन आपको देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, मथुरा, आगरा, वहाँ पे जो है जितने भी एनटीपीसी और थर्मल पावर प्लांट है और जितने भी ऐसे जहाँ से अलग अलग सोर्सेज से पॉल्यूशन हो रहा है, वो सबको कंट्रोल करना है, वो सबको हटा देना है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, वो सब ताज ट्रेपेजियम जोन वाला ताज ट्रेपेजियम वाला केस आपको देखने को मिलेगा। वो सब कौन उठाया था, किन्होंने उठाया था? एमसी मेहता जी ने उठाया था। आगे बात करते हैं आर्टिकल 49। ये बात करता है हेरिटेज एंड नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करता है, हेरिटेज। अब लेट अस सी व्हाट स्टेट शैल प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम स्पॉलिएशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल और एक्सपोर्ट। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम स्पॉलिएशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल और एक्सपोर्ट। वही ये जितने भी है वो सबका एक्सपोर्ट ना हो, वो रिमूव ना हो, वो खराब ना हो, डिस्ट्रक्शन नहीं हो, वो सब क्या है, स्टेट की ये सब ड्यूटी है कि स्टेट को ये सब क्या करना है, ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट ऑल दोस थिंग। इसीलिए आप देखोगे ताजमहल है, ताजमहल येलो हो रहा है धीरे धीरे,
तो उसकी पॉलिश की जाती है, उसका जो साफ सफाई वगैरह की जाती है, मेंटेनेंस किया जाता है। बहुत सारे आप अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखोगे तो उसका रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग उसकी चलती रहती है। आप देखोगे कि वो जो लकड़ी वगैरह लगी रहती है वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं उसको रेट्रोफिटिंग करते रहते हैं, उसकी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन की बात हो रही है वहाँ पे। एक्सपोर्ट्स की कहाँ पे बात हो रही है, तो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स है, कई मूर्ति हो गई, कोई कॉइन्स हो गए, वो आप यहाँ से फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, उसके इलीगल सेलिंग कर दे रहे हो, ये सब चीजें। तो उसको क्या करना है, हमें वो सब चीजों को रोकना है। तो ये सब क्या है, स्टेट का ये सब चीजें आपको, स्टेट का ये सब काम आपको देखने को मिलता है। बीच में आप देखोगे यूएस से हो गया, और कनाडा हो गया, और इटली हो गया। ये तीन चार ऐसी जगह है जहाँ से इंडिया बहुत सारी चीजें वापस लेके आया था। बहुत सारे जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है वो यहाँ पे वापस लेके आए थे वो। तो ये आर्टिकल 49 कहीं ना कहीं उसे, इसको आप लिंक कर सकते हो। आर्टिकल 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशरी के बारे में बात कर रहा है। स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अब इसका मतलब बताइए मेरे को, आर्टिकल 50 का मतलब। आफरीन, यस सर। आर्टिकल 50। हाँ, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहना है। मतलब कोई किसी का डिसीजन नहीं लेगा। इन द दे पब्लिक शुड सर्विसेज वर्क ऑफ द। इंडिविजुअली। ठीक है, तो जुडिशरी तो समझ में आ गया। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन है, एग्जीक्यूटिव किसको बोलोगे ओ आपकी समझ में एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव? मतलब जैसे टेम्पररी हो गया आपका पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, ओके। एंड परमानेंट हो गया जैसे आईएएस आईपीएस। हम्म। ठीक है, तो ये स्टेट दे एक्चुअली मतलब जो, इम्प्लीमेंट द लॉज। ठीक है, तो ये एक हो गया लेजिस्लेचर, सेकंड हो गया एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करा रहे हैं लॉज एंड पॉलिसीज को। फॉर एग्जांपल आपने वही बताया, सीएम पीएम जो गवर्नमेंट जिनकी आपको देखने को मिल रही है, तो ये क्या हो गया, इनको जुडिशरी से सेपरेट रखना चाहिए। स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट शाल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ऐसे स्टेप होना चाहिए कि जुडिशरी जो रहे वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहे। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, हर एक का एक सेपरेट डोमेन रहता है पावर का, वो होना चाहिए। जुडिशरी का इंटरफेरेंस, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस जुडिशरी के साथ में नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये आर्टिकल 50 के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर मेंस के अंदर इसके ऊपर से और अच्छे अच्छे चीजें बनती है। अगर आपको उस चलो बता सकते हैं कोई, क्या हो सकता है आर्टिकल 50 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो अभी बहुत ही ज्यादा हाईलाइट रहती है? ठीक है, अपन तो, मैं तो बताऊंगा ही, आप सोचो किस तरीके से आर्टिकल 50 और उसका रूल हम समझ सकते हैं फ्रॉम द करंट पर्सपेक्टिव। बोलो बोलो। अरे चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को सेपरेट रखना है। तो एग्जीक्यूटिव आप देखोगे, एग्जीक्यूटिव एक हो गया, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगी, लेट्स से यूनियन गवर्नमेंट। और यहाँ पे जुडिशरी में लेट्स से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हो गए, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनका अपॉइंटमेंट जुडिशरी ही, आप देखोगे जुडिशरी उनका अपॉइंटमेंट करता है, ट्रांसफर करता है, और पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन कहीं ना कहीं वो अभी जुडिशरी के ही हाथ में है। तो वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं जानी चाहिए, कहीं ना कहीं इस तरीके की ये बातें यहाँ से हम डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो एक आप देखोगे ना कि
फर्स्ट ठीक है, चलो ये तो पता नहीं होगा। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी जो गवर्नमेंट है वो लेके आई थी 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी। ये इसके अंदर क्या हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे वो एक कमिटी के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। तो वो कौन लेके आया था, वो लेके आया था एग्जीक्यूटिव, मतलब वो किसके हाथ में चली गई वो पावर चली गई एग्जीक्यूटिव के हाथ में। अब ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर चली गई तो कहीं ना कहीं ये जो जुडिशरी था उनके डोमेन को ब्रीच कर रहा है, और इट इज ऑल्सो अगेंस्ट आर्टिकल 50। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया था, आर्टिकल 50 का यूज करके कि ये ड्यूटी है कहीं ना कहीं जुडिशरी को सेपरेट रखना चाहिए एग्जीक्यूटिव से, और ऑल्सो एक सेपरेशन ऑफ पावर, बेसिक स्ट्रक्चर, वो सबका हवाला देते हुए जुडिशरी ने ये जो एनजेक ये बॉडी बनी थी इसको डिसफंक्शन कर दिया था, इसको नल एंड वॉइड कर दिया था। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आई थी एनजेक, उसको उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया था। नल एंड वॉइड मतलब उसको खत्म कर दिया। तो जुडिशरी अभी क्या करती है, जुडिशरी अपना खुद का अपॉइंटमेंट करती है, खुद के ट्रांसफर्स आपको देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो रहते हैं वो ट्रांसफर करते हैं हाई कोर्ट के जजेस, और वो सब किस तरीके से होना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान में रखना है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमेशा टसल चलते रहता है। जो एग्जीक्यूटिव चाहता है कि वो जुडिशरी को कंट्रोल करे, जुडिशरी चाहता है कि अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करे, लेकिन वो इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है तो वो पावर का अब्यूज हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाती है कि आप ही अपॉइंट कर रहे हो, आप ही उनका ट्रांसफर कर दे रहे हो। तो ये तो गलत बात है, ये जो कोर वैल्यूज है उसके अगेंस्ट में बात हो रही है। तो थोड़ा सा ये एक इशू चलते रहता है। इसके साथ में एक आ जाती है ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, ये थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो जस्टिस है उसको अगर आपको एनफोर्स कराना है तो आप किसके पास जा रहे हो, कोर्ट्स के पास जाते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, आप उनके पास में जा रहे हो और वो जस्टिस देते हैं, आप इंश्योर और फिर उसका इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन क्या हो रहा है, बहुत सारे आप देखोगे ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रिवर वाटर ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनजीटी, आपने देखा होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके साथ में कॉर्पोरेट लॉ के ट्रिब्यूनल हो जाते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे लीगल ट्रिब्यूनल बन जाते हैं। अभी जितने भी ट्रिब्यूनल बन रहे हैं इसके अंदर कौन बैठता है एज अ जज, वो जो जो भी बैठ रहा है इट हैज बीन अपॉइंटेड, ही और शी हैज बीन अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हो रहे हैं और वो ही डिसीजन दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ही रिक्रूट कर रही है। और बहुत बार केसेस वैसा होता है कि गवर्नमेंट ही वहां जाके एक जो साइड रहती है वहां पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ही बंदा गवर्नमेंट के ही केसेस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे पार्शियलिटी हो सकती है, न्यूट्रलिटी खत्म हो सकती है, इम्पार्शियलिटी वाला एलिमेंट जो हमने देखा था 7 प्रिंसिपल ऑफ नोलन, पब्लिक लाइफ क्या होने चाहिए, 7 प्रिंसिपल, ये पब्लिक लाइफ ही है। तो जो इम्पार्शलिटी होना चाहिए, उसके साथ में नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रीच हो रही है। ठीक है, तो वही बात होती है कि ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस के अंदर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ते जा रहा है, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ते जा रहा है ओवर द जस्टिस। अब एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स का जो डोमेन है वो लिमिट होते जा रहा है। तो ये थोड़ा सा एक आर्टिकल 50 के अंदर आपको ये दो चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछे ऐसे डायरेक्ट तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन समझने के हिसाब से आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इतना समझ में आ गया आफरीन, अजय? यस सर। समझ में आ रहा है क्या होता है ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस? यस सर। ठीक है, ओके, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाएंगे जो आर्टिकल 50 के अंदर हम देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, अब समझ में आ गया आपको।
तो आपको क्या करना है, इसके साथ में करंट अफेयर के साथ में इंक्लूड कर लेना है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया, ये आप देखोगे ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, ट्रिब्यूनल को लेके आया गया था। आर्टिकल 322, सॉरी 323A 323B। तो ये वाला जो डोमेन था, अब आप बोलोगे ये तो स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन साथ में अभी इसके ऊपर करंट अफेयर भी चलते रहता है। कुछ ना कुछ रोज हर दूसरे तीसरे महीने में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ी न्यूज आ जाती है रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो सब चीजें। तो करंट अफेयर भी आ रहा है, एट द सेम टाइम स्टैटिक भी आ रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो, और आपको थोड़े बहुत केस लॉस पता है उसके बारे में, और उसके बारे में आर्टिकल कौन सा है वो रिलेटेड पता है, तो इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो टैकल हो जाएगा फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। आर्टिकल 51 की बात करें, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। ये प्रमोट पीस, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड मेंटेन जस्ट रिलेशन अमंग नेशंस। प्रमोट पीस, भाई आपको क्या करना है, पीस प्रमोट करना है आजू बाजू में। ये हमारा क्या है, ये भी स्टेट की ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है, स्टेट। अब स्टेट में कौन है, मोदी जी बैठे हुए पीएम की चेयर पे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, तो वहां पे जो दे आर स्टेट, तो उनकी क्या है, उनकी ये ड्यूटी है कि दे हैव टू प्रमोट द पीस, दे हैव टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज, दे हैव टू मेंटेन जस्ट रिलेशन अमंग द नेशन। आजू बाजू वाले नेशन के साथ में जस्ट रिलेशन हमारे मेंटेन होना चाहिए। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये आर्टिकल 51 के अंदर बात होती है। ये हमने देख लिया। पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने अभी कवर कर लिए डीपीएसपी के अंदर से। ठीक है, अब थोड़ा सा एक ब्रॉड ओवरव्यू देख लेते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर कौन कौन से आएंगे, और उनके एग्जांपल्स एंड एक्ट भी हम देखेंगे। आर्टिकल देख लेंगे, प्रोविजन देख लेंगे और एक्ट। इससे क्या आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, आफरीन आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये जो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार सोशलिस्ट प्रिंसिपल आप बताइए किस तरीके से कौन से आर्टिकल में आ रहे हैं, और क्या क्या उसके आपको एग्जाम्पल्स एंड एक्ट देखने को मिल रहे हैं। स्टार्ट करिए फ्रॉम आर्टिकल 38। So at first Article 38 में state to secure social order based on justice है, like मनरेगा, Food Security Act. Then Article 39 policy for adequate livelihood, equal pay, no exploitation, like equal example Equal Remuneration Act. Then Article 39A equal justice and free legal aid, like Lok Adalat, Legal Services Authorities Act. Then Article 41 right to work, education, public assistance, like Manrega, midday meal. Then Article 42 just and human work conditions, and then maternity relief, like Maternity Benefit Act. Article 43 Article 43 says living wage and decent standard of life. Example Minimum Wages Act. Article 47 says raise level of nutrition, standard of living and health. Example National Health Mission. ठीक है, तो ये आप देखोगे अलग अलग डीपीएसपीज है। डीपीएसपीज मतलब क्या है, ये स्टेट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये वाले डीपीएसपी कौन से पॉलिसी को इन्फ्लुएंस की है, कौन सी पॉलिसी वहां से डिराइव हुई है, ये आपको यहाँ पे रेड के अंदर मैंने मार्क किया है। मनरेगा हो गया, एफएसए हो गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट हो गया, लोक अदालत हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको भाई बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ एक्ट मिल जाएंगे। ये जो ब्रॉड ब्रॉड इंपॉर्टेंट है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलोगे तो आपको फिर रट्टाफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई कोई जगह पे आपको रट्टा मारना पड़ सकता है, जैसे 38 39 दो तीन बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और 41 42 43 ये जो तीन है इसके अंदर कंफ्यूजन होता है। 41 42 43, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, जस्ट एंड ह्यूमन वर्क, लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको हम कल या परसों देखेंगे, इसके ऊपर कुछ ट्रिक बना के अपन याद करने की कोशिश करेंगे।
नंदलेस गांधीयन प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल 40 विलेज पंचायत सभी को याद होना चाहिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 वाला। 43 के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री, केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956, ये आपको देखने को मिल जाता है। हैंडीक्राफ्ट हो गया, फिर कोऑपरेटिव्स या फिर विलेज लेवल पे जो खादी ग्राम उद्योग, वो सब आपको प्रमोट उसके अंदर मिल जाते हैं। 43 के अंदर SC ST का वीकर सेक्शन का प्रमोशन, रिजर्वेशन पॉलिसीज आपको यहाँ से भी डिराइव होती हुई मिल रही है। और इसके साथ में आप आर्टिकल 15 और 16 को भी ऐड कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, प्रोहिबिशन इन गुजरात बिहार। अब जो बिहार में गुजरात में ये जो बैन हुई है, तो ये कौन से आर्टिकल से कहीं ना कहीं डिराइव की है, तो आर्टिकल 47 से। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा, लेकिन यूपीएससी उसको अगर यही क्वेश्चन को, इतना इजी क्वेश्चन को घुमा के बना दे, तो फिर वहां पे बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एक यूनिक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगले 5-6 साल तक कोचिंग इंडस्ट्री वाले वही क्वेश्चन को रिपीट करा करेंगे अलग अलग तरीकों से। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि देयर इज अभी एक समय पे मूवी आई थी रईस करके, रईस। ठीक है, रईस के अंदर गुजरात में जो लिकर बैन है उसके ऊपर बात हुई है। ठीक है, इस तरीके से यूपीएससी क्या कर सकता है, 2-3 लाइन का एक बेस बना के आपको एक स्टेटमेंट दे देगा। फिर वो बताएगा कि द बैन of liquor has been inspired from the which article of our Indian Constitution। ठीक है, और फिर वहां पे आ गया which article and which part, तो वहां पे आ जाएगा आर्टिकल 21 एंड पार्ट 3, आर्टिकल 41 एंड पार्ट 4, आर्टिकल 47 एंड पार्ट 4। इस तरीके से कुछ ना कुछ वहां पे आ सकता है। तो ये क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन बना सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन आपको थोड़ा बहुत इतना याद होना चाहिए, 47 एंड पार्ट 4। पार्ट 4 में डीपीएसपी आता है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन जब बन के आएगा तो वो डिफिकल्ट कैटेगरी में उसको लोग जो एक्सपर्ट्स है वो रखेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है भाई, ये एक बनाने का पैटर्न थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया है, वहां पे 2-3 लाइन का स्टेटमेंट दे दिया है, तो वो एक नए तरीके का पैटर्न, नए तरीके का क्वेश्चन पैटर्न बन जाएगा। वापस से आ जाओ 48, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, काउ प्रोटेक्शन, लाइवलीहुड सॉरी लाइव स्टॉक पॉलिसी, लाइव स्टॉक सेंसस। अगर आपको पता हो, जो इंडिया है फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन है इन द वर्ल्ड, और जहां तक है थर्ड इन एग प्रोडक्शन है, एग प्रोडक्शन। इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा था लास्ट टाइम, 240 मिलियन मेट्रिक टन, 240 MMT इतना प्रोड्यूस हुआ था। और एग प्रोडक्शन में भी आप देखोगे, एग प्रोडक्शन कितने हुए थे, एग प्रोडक्शन हुए थे अराउंड 180 बिलियन एग एक साल में, इतने प्रोड्यूस हुए थे इंडिया में। फिर फिफ्थ आ जाता है शायद मीट इंडस्ट्री के अंदर, है ना। ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट आता है, इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर वाला जो है उसके अंदर ये सब पार्ट आता है, एग्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सब कहीं ना कहीं इसको प्रमोशन देना, इसका ऑर्गेनाइजेशन करना, ये कहाँ से डिराइव हो रहा है, आर्टिकल 48 से आपको डिराइव हो रहा है। काउ प्रोडक्शन भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बीच में काऊ के ऊपर भी इशू आ गया था, काऊ में लंपी वायरस डिजीज आ गई थी, तो कहीं ना कहीं लंपी वायरस डिजीज, एनिमल हेल्थ प्रोटेक्शन पॉलिसी, और फिर अलग अलग जो पॉलिसीज होती है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल पॉलिसी, तो वो आप कहाँ से डिराइव कर सकते हो, वो आर्टिकल 48 से डिराइव हो सकती है। ठीक है, अब वो भी क्या है, स्टेट पॉलिसीज ही बन रही है, कोई ना कोई एक्ट बन रहा है, तो वो आर्टिकल 48 के अंदर आ जाएगा। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल में कितने आ गए, 5 एक्ट आ गए, 5 आर्टिकल्स आ गए। इसके बाद में आप देखोगे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल के अंदर देख लेते हैं। 44 है यूसीसी, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, ऑनगोइंग डिबेट, गोवा का एग्जांपल आपको देखने को मिल जाता है। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंदर आ गया आर्ट राइट टू एजुकेशन 2009 वाला आ गया। 48 ए के अंदर प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, एवरीवन नोज, ईपीए 1986।
49 के अंदर बात होती है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, ASI काम करता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बताएगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का शुरुआत कब हुई थी, फाउंडेशन ईयर कौन सा आता है ASI? 1861। आपने एक पर्सनालिटी का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ये जो थे फर्स्ट हेड ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखने को मिल जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम। ये जब मॉडर्न हिस्ट्री आता है तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर उनका नाम बहुत बार आपको देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस और ये सब चीजें। 51 के अंदर आ रहा है इंटरनेशनल पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, UN यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग रोल हो गया, फिर इंडिया नाटो, इंडिया UN रिलेशन हो गया, इंडिया USA रिलेशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन भी आ गया। बिल्कुल इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है 51 के अंदर। TPSP का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो बहुत बार डिटेल ऑलरेडी हो चुकी है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। नॉन जस्टिसेबल बट लीगली एनफोर्सेबल थ्रू पॉलिसीज। भाई जस्टिसेबल तो है नहीं, लेकिन तब आप लीगली एनफोर्स करा सकते हो उसको पॉलिसीज के थ्रू, पॉलिसी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एडुकेशन, इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो जा नहीं सकते हो, कोर्ट में डायरेक्ट आप जा नहीं सकते हो कि भाई मुझे जो है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नहीं मिला है, आप डायरेक्ट ऐसा लेके नहीं जा सकते। स्टेट हैज द ड्यूटी टू प्रमोट द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, लेकिन वो नहीं हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसा अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन उसको यहाँ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड। ये तो DPSP मतलब स्टेट की पॉलिसीज है, तो स्टेट की पॉलिसीज को हम किस तरीके से कर सकते हैं, लीगली उसको एनफोर्स कर सकते हैं थ्रू पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एडुकेशन या फिर NEP 2020, और भी ऐसी अलग अलग पॉलिसीज मिल जाएगी। एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड एंश्योर जस्टिस, अल्टीमेट तो एम वही है कि जस्टिस हमें एंश्योर करना है और फिर इनइक्वालिटी इसको भी रिड्यूस करना है। प्रोवाइड फिलोसॉफिकल गाइडेंस फॉर द स्टेट, एक स्टेट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि भाई ऐसा ऐसा काम करो, मोरल गाइडेंस हो गया, फिलोसॉफिकल गाइडेंस हो गया। कोर्ट कैन यूज देम टू इंटरप्रेट लॉज, अगर कोर्ट को कहीं पे दिक्कत आती है तो वो इसका यूज करते हैं कि भाई आर्टिकल 50 में तो ऐसा बोला है, आर्टिकल 49 में तो ऐसा बोला है, आर्टिकल 51 में तो ऐसा बोला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोर्ट ने इंटरप्रेट किया तो उनको अरावली वाले केस के अंदर उनको याद दिला दो 48A की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को 48A की याद दिलाना चाहिए कि फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो क्या पता वो अपना जजमेंट चेंज कर ले 48A। ठीक है, तो कोर्ट कैन यूज देम टू इंटरप्रेट लॉस। अब देख लो फंडामेंटल राइट्स और DPSP के अंदर क्या रिलेशन मिल रहा है। नेचर की बात करें, फंडामेंटल राइट्स पहले, उसके बाद में DPSP। नेचर क्या है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको नेगेटिव कहीं ना कहीं इसका नेचर देखने को मिलेगा। ये स्टेट को क्या करते हैं, स्टेट को रिस्ट्रेन करते हैं, को स्टेट के ऊपर लगाम लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसको पावर देते हैं, पावर दे रहे हैं सिटीजन को या फिर पीपल को, नॉन सिटीजन भी आ जाते हैं, उनको पावर दे रहे हैं अगेंस्ट द अनआर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के ऊपर ये रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम कर रहे हैं, उनकी लिमिट कर रहे हैं। और DPSP क्या करते हैं, DPSP उनको डायरेक्ट करते हैं कि भाई आप ये काम करो, यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये काम करो, आप वेलफेयर करो, आप जाओ मिनिमम वेज की बातें करो, लिविंग वेज की बातें करो, मैटरनिटी बेनिफिट की बातें करो। एनफोर्सेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, DPSPs आर नॉट। ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। आर्टिकल 1921 यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आर्टिकल 39, 41 एक इसके एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट देखने को मिल जाते हैं। 39, 41 किसी को याद है, बताओ एक बार क्या है 39, 41? ठीक है, चलो एक बार देख लेंगे 39, 41 क्या बात हो रही है ना। 39 क्या बोल रहा है, एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे, नो एक्सप्लॉयटेशन एंड फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। 39, 41 क्या बात करता है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस।
राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, 39 एंड 41। 39 एंड 41 के बीच में भी डाउट रहता है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। लीगल एड की कहाँ पे बात हो रही है? लीगल एड की बात हो रही है 39A के अंदर। 41 हम तो देख ही लिया है अभी, राइट टू वर्क हो गया, पब्लिक असिस्टेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। इसके बाद में की सुप्रीम कोर्ट केसेस कौन से हो गए? चंपक राम दोरे राजन के अंदर क्या बोला है कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम एंड दे कैन ओवरपावर द डीपीएसपी। पार्लियामेंट अमेंडमेंट वाया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी गई है। किसको प्रायोरिटी दी गई है? फंडामेंटल राइट्स को। गोलकनाथ केस आया 1967 में, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, ये गोलकनाथ में आ गया। बस एक बार आप प्रोसेस समझ लो, अल्टीमेटली देखो आपको यही याद करना है, केशवानंद भारती केस, दैट इज इंपॉर्टेंट। चंपकम दोराई राजन में फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी हुई है। गोलकनाथ में भी क्या बोला है? फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडमेंट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। केशवानंद भारती में बोला है कि भाई दोनों के बीच में बैलेंस करो, इधर उधर मत भागो। बेसिक स्ट्रक्चर है कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, बोथ आर इंपॉर्टेंट। मिनर्वा मिल ने वापस से यही बात को बोल दिया कि वी शुड एंश्योर द हार्मनी बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बिकॉज बोथ आर बेसिक स्ट्रक्चर। उन्नी कृष्णन ने भी बात बोली। उन्नी कृष्णन ने राइट टू एजुकेशन की बात करी अंडर आर्टिकल 21 और डीपीएसपी का आर्टिकल 45। उन्नी कृष्णन, यूपीएससी ने ये उन्नी कृष्णन वाला डायरेक्ट पूछा था। राइट टू एजुकेशन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केस से डिराइव हुआ है, कहाँ से वो कहीं ना कहीं हमें मिला है? तो वहां पे था उन्नी कृष्णन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का पीवाईक्यू, तो ये आपको याद एक और बार ध्यान रखना है, उन्नी कृष्णन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे निकल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के केसेस। जितने हैं अभी उतना ही याद करो, ज्यादा के पीछे नहीं। अगर ये याद हो गए तो फिर आप धीरे धीरे और अपने डोमेन में ऐड कर सकते हो, धीरे धीरे आपकी समझ ही अपने आप बढ़ते जाएगी, तो बहुत सारी चीजें वो खुद भी याद होते जाती है, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बात कर लेते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। एक 42nd अमेंडमेंट को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, इंटीग्रिटी वाला वर्ड ऐड हुआ था प्रियम्बल में। वैसे यहाँ पे डीपीएसपी में भी बहुत सारी चीजें ऐड हुई है, जैसे 39A फ्री लीगल एड, नालसा सालसा डालसा, ये सब हमने देखा है। 43A वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, ये हमने देखा था। एंड 48A एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। 39, 43, 48 इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, जरा सा अगर 48 के बदले 47 यूपीएससी ने ऑप्शन में डाल दिया तो कंफ्यूजन हो सकता है। हालांकि यूपीएससी इतना डेप्थ में नहीं खेलता है कि एक एक आर्टिकल 39, 43, 48 पे पहुंचा जाए, लेकिन ब्रॉड आइडिया आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में 44th आया और 86th आया, उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आया। 44th 42nd की बहुत सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करी 44th में। इट रिस्टोर्ड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, 42nd में क्या हुआ? 42nd में उस समय क्या लगा था? इमरजेंसी थी, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या करा? डीपीएसपी को प्रायोरिटी पे रखा, डीपीएसपी को प्रायोरिटी पे रखा। स्टेट पॉलिसी के पास में बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए, इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने लिमिट करने की कोशिश करी, दबाने की कोशिश करी। ठीक है, इसके लिए आप देखो कि आर्टिकल 19 पूरा खत्म हो गया था उस समय, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फॉर्मिंग यूनियन। आर्टिकल 21 को भी प्राइवेसी और वो सब, प्राइवेसी और लाइफ एंड लिबर्टी, वो सब भी धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ था उस समय। लेकिन डीपीएसपी को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी थी, बिकॉज स्टेट के हाथ में पॉलिसीज, उन्होंने खुद ही लिख दिया कि स्टेट चाहे तो इस तरीके की पॉलिसीज बना सकती है। तो 39A, 43A, 48A इस सब के ऊपर प्रायोरिटी थी। फिर इसके बाद में 44th में लाया गया, तो 44th ने क्या करा? बैलेंस बनाया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, कि भाई फंडामेंटल राइट भी इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप एक को ही ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। फिर 86 आ गया, राइट टू एजुकेशन वाला बात हो गया। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट के अंदर भी अमेंडमेंट कर दिया गया आर्टिकल 21A, और डीपीएसपी 45 के अंदर भी रिवाइज किया गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन है।
2002 के अंदर। अब देखो डीपीएसपी आज के समय पे कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस है, बहुत सारे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट केसेस है, और उसमें कौन कौन से डीपीएसपी और कौन कौन से आर्टिकल हमें वहां से दिख रहे हैं। मनरेगा आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में हमने क्या देखा था, राइट टू वेज। एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 41, ये सॉरी, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, राइट टू वर्क। ठीक है, तो राइट टू वर्क एमजी नरेगा के अंदर क्या हो रहा है, एमजी नरेगा का नया नाम बताइए क्या आ गया अभी लेटेस्ट में, किसी को पता है क्या? आर्टिकल सॉरी, एमजी नरेगा का नया नाम हो चुका है, एमजी नरेगा का नया नाम है जी राम जी, जी राम जी। ठीक है, जी राम जी करके आपको नया नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट टू वर्क के अंदर आपको मनरेगा देखने को मिल रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 47 के अंदर मिल जाता है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज आर्टिकल 14 में मिल जा रहा है। फ्री लीगल एक्ट 39A में मिल जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आर्टिकल 39F के अंदर ये आ रहा है। ये देखो, ये ए कैपिटल है, मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू आया, ये एफ छोटा है, मतलब ये 39 का ही सब क्लॉज आपको देखने को मिल जा रहा है। फिर इसके साथ में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट चाहो तो वो लिख लीजिए। ये सब क्या हो रहा है, डीपीएसपी आज के समय पे कौन से आर्टिकल में कौन सा कौन से एक्ट में कौन से डीपीएसपी वर्क होता हुआ मिल रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली राइट्स टेल्स अस व्हाट वी मस्ट नॉट वायलेट, हमें क्या नहीं करना है, क्या करना, सॉरी क्या नहीं करना है वो राइट्स हमें बताता है, लेकिन डीपीएसपी टेल्स अस व्हाट वी मस्ट अचीव, हमें क्या अचीव करना है। डीपीएसपी डायरेक्टिव हमारा प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, क्या हमारा अचीव करने की हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, वो हमें डीपीएसपी बताता है। बट राइट्स एंड पॉलिसीज अलोन आर नॉट इनफ, सिटीजन ऑल्सो हैव टू प्ले देयर पार्ट, दैट्स वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज कम इन। ठीक है, ये सब के अलावा भी फंडामेंटल ड्यूटीज भी रहती है, सिटीजन का भी एक रोल रहता है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फंडामेंटल ड्यूटीज आ रही है आर्टिकल 51A के अंदर, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, इतना क्लियर है आफरीन, अजय, Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट है तो बताइए, तो एंड करते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू।